हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए क्या गए फ्लेम एम्बर का एपिसोड 202। अगर अभी तक आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट शुरू करने वाले हैं। बस बेसिकली इतना समझ लो कि पिछले एपिसोड के लास्ट में जैन शुरू कर देता है नई टेक्निक्स को कल्टिवेट करना, जो उसे फेरीमून के र्यून से मिली थी। उनमें से एक स्क्रोल होता है पीले रंग का। जब उसे हाथ लगाता है, एक खतरनाक लेवल की इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में जाती है। चलो फटाफट से हम यहीं से एपिसोड को शुरू करते हैं। अभी जियान के चेहरे पे होती है एक स्माइल। वो कहता है 4 फिंगर्स ऑफ द स्काई और 3 फिस्ट ऑफ फॉर्चून। इस नाम को जान के ऐसा लगता है ये एक पावरफुल 2 स्किल हो, और बेसिकली ये होती है एक मिड टीयर की होली रैंक की स्किल। जियान हंस के बोलते हैं हाँ, इस बार सच में मुझे बड़ा खजाना मिला है, एक इंटरमीडिएट लेवल की होली रैंक फाइटिंग स्किल। और अगर उसमें होली फ्लेम को मिला दिया जाए तो जियान के पास कॉन्फिडेंस होता है कि वो एक 8 स्टार 2 एम्पर लेवल के एक्सपर्ट का भी सामना कर सकता है। बेसिकली सब विचार उसके दिमाग में चल ही रहे होते हैं, तभी हम उसकी भौं से कुटते हुए देखते हैं, क्योंकि दिमाग में गई उस जानकारी को अच्छे से खगोलने के बाद भी उसे इस टेक्निक का कोई कल्टीवेशन मेथड नहीं मिलता। जियान बोलते कल्टीवेशन मेथड कहाँ पे है? उसने एक बार फिर से स्क्रोल को टच किया था, लेकिन अभी उसे कुछ मालूम नहीं पड़ा था। धीरे धीरे जियान के एक्सप्रेशन और भी खराब होते जाते हैं। तब तक वो लाइट का क्लस्टर 2 हिस्सों में बट चुका होता है। बेसिकली इनमें से एक होती 4 फिंगर्स ऑफ द स्काई की जानकारी और दूसरी 3 फिस्ट ऑफ फॉर्चून की। लेकिन जियान को उसके अंदर 2 कल्टीवेशन मेथड ही नहीं, बल्कि थोड़ी सी ओरिजिन या दिखी भी नहीं मिलती। कुछ और कोशिशें करने के बाद जियान फाइनली इस चीज के ऊपर गिव अप करना सोचता है। ऑफ की आवाज के साथ होली फ्लेम उसके हाथ में अपीयर होती है और वो स्क्रोल को जलाने लगता है। लेकिन जब इस बार होली फ्लेम का उस स्क्रोल से संपर्क हुआ था, हम अचानक से उसे ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। फिर दोनों टेक्निक्स के वो लाइट क्लस्टर्स, मतलब रोशनी के गुब्बारे, वो एक दूसरे से मिलने लगे थे। इस सीन को देख के जियान कंफ्यूजन से भरी आवाज में कहता है क्या हो रहा है। लेकिन उसी समय चेम्बर में एक और आवाज गूंजी थी। जियान इससे पहले रिएक्ट कर पाता, हम उसके सामने एक फिगर को अपीयर होते हुए देखते हैं। वो फिगर कहता है हाँ, सच में आजकल के नौजवानों में बिल्कुल सब मौजूद नहीं है। ये कहते ही उस फिगर ने अपने ऑरे को रिलीज किया था और इसे सेंस करके जियान का दिल बैठ जाता है। जब जियान इस प्यारी सी आवाज की तरफ अपने सिर को उठाता है, उसकी सांसें थम गई थी, क्योंकि उस सफेद रंग की धुएं जैसी रोशनी से ढकी हुई वो एक फीमेल फिगर थी। भले वो सफेद सा धुआं उससे छिपाने की कोशिश कर रहा हो, तब भी जियान दूसरी सेंस कर पाता है कि एक इथेरियल ब्यूटी है। खासकर उसे जो बोन चिलिंग ऑरा फील होता है, ऐसे ऑरे को जियान पहले भी सेंस कर चुका था। वो एक शौक से भरी आवाज में कहता है मूनलाइट फेरी। तो फेरी में रूइंस की गहराइयों में जाने की वजह से वो इस प्रेजेंस को पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। जियान सोचता है शायद यूरू की वजह से है। जब वो इनहेरिटेंस के लिए गई होगी तो मूनलाइट फेरी का कुछ और पीछे रह गया होगा। जियान हाथ कप करके बोलते जूनियर जियान, मैं सीनियर आपको ग्रेट करता हूँ। ये सुनकर उस फिगर की आंखें थोड़ी सी फ्लेकर होती है। वो एक हल्की आवाज में कहती है जियान हाँ, ये एक अच्छा नाम है। कुछ देर तक शांत रहने के बाद वो फिर से जियान को ध्यान से देखती है। वो पूछती क्या तुम शाओ क्लैन से हो? बिना हेजिटेशन के जियान नॉड करता है। वो जानता था कि जैसा सामने फिगर का ऑरा है, अगर वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है तो वो कुछ खास कर नहीं पाएगा। मूनलाइट फेरी कहती है मैंने सोचा नहीं था कि अभी शाओ क्लैन का कोई एग्जिस्ट कर रहा होगा, और तुम्हारे ऑरे को सेंस करके मैं बता सकती हूँ कि तुम लोअर प्लेन से आए हो। सिर्फ एक नजर से फेरी मूनलाइट ने जियान के बारे में इतना कुछ पता लगा लिया था। वो कहती है लोअर रियल्म की बंदिशों को तोड़ के इस अपर रियल्म तक पहुंचना ये तुम्हारे टैलेंट और हार्डवर्क का प्रूफ है। लेकिन प्रिसाइसली यही कारण है जिसकी वजह से तुम उस कैटेस्ट्रॉफी से बच पाए। जियान भाई से घूर के बोलता है कैटेस्ट्रॉफी मतलब विनाश। वो पूछता है कि आप शाओ क्लैन की दूधी कॉन्टिनेंट से गायब होने की बात कर रही हो? वेल एक्चुअली में शाओ क्लैन दूधी कॉन्टिनेंट के शीफेंग कॉन्टिनेंट से था। ये सुन के फेरीमून तुरंत ही हाँ बोलती है। वो कहती है जियान ध्यान से सुनो, जब तक तुम्हारी स्ट्रेंथ एक लेवल तक नहीं पहुंच जाती तुम्हें अपने शाओ क्लैन की आइडेंटिटी छिपा के रखनी होगी, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम अपने ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत को बुला लोगे। और तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर के लोगों से भी सावधान रहना होगा। जब तुम्हारा शाओ क्लैन खत्म हुआ तो बिना किसी डाउट के शाओ क्लैन के न रहने में ह्यूमन वर्ल्ड का सेंटर एक बड़ा कारण था। तुम्हें ये सच खुद पता लगाना होगा। जियान नोटिस करता है कि जब फेरीमून ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर की बात करती है तो खुद ऐसे पावरफुल फिगर होने के बाद भी जियान उनके ऑरे से एक डर को महसूस कर पाता है। फेरीमून साय करके बोलती है लगता है मेरा ऐसा हर्ष फॉरेन इविल रेस की वजह से हुआ है। समय के गुजरने की वजह से मेरी याददाश्त भी कमजोर हो चुकी है। आखिरकार ये मेरी बस एक रेमनेंट सोल है। जियान फिर से कोई सवाल पूछने वाला था, लेकिन फेरीमून अपने सिर को हिलाती है। वो कहती है मैं बस एक आफ्टर इमेज हूँ और मैं अब तक इस टेक्निक की वजह से एग्जिस्ट कर रही हूँ। जहाँ तक बात पास्ट की रही, मैं उन यादों को खो चुकी हूँ, और क्योंकि किस्मत मुझे तुम्हारे पास लाई है, चलो मैंने टेक्निक्स को तुम्हारे हवाले करती हूँ। ये सुन के जियान की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो नोट करके बोलता है सीनियर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये सिर्फ फेरीमून की आफ्टर इमेज है तो जियान फील करता है कि उनकी असली स्ट्रेंथ फेंटियान से भी ज्यादा आगे रही होगी। वो कहती है ध्यान दो, मैं इस टेक्निक को तुम्हें पास करने वाली हूँ। इसी के साथ उस इल्यूजरी
फिगर के हाथ हवा में डांस करने लगते हैं और बनती हैं कुछ प्यारी सी सील्स। ये एक सफेद रंग की रोशनी में कंडेंस होके जियान के माथे में समा जाती है। ये उस दो टेक्निक की इनहेरिटेंस थी। जब वो लाइट बीम जियान के दिमाग में गई थी, वो फील करता है कि उसके माइंड में एक अलग ही स्तर की जानकारी मौजूद है। कुछ समय के बाद जियान कहता है तो इसे ऐसे कल्टिवेट किया जाता है। उस कॉम्प्लेक्स लेकिन शानदार कल्टिवेशन मेथड को ऊपर से ही जान के जियान की आंखें एक्साइटमेंट से भर गई थी। अगर वो इस टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर लेता है तो ये उसका एक बड़ा ट्रम्प कार्ड बनेगा और जैसे अपोनेंट्स का वो भविष्य में सामना करेगा उसके लिए चीजें बहुत जरूरी होती हैं। जब तक वो अपनी होश में आया होता है वो पाता है कि तब तक फेरी मून का वो अवतार गायब हो रहा है। वो फाइनली जियान को दोनों हाथ कब करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं मैं जूनियर जियान सीनियर आपको अलविदा कहता हूँ। इस तरीके से फेरी मून का ये वजूद भी अब इस दुनिया में नहीं रहता। उनके पूरी तरीके से डिसअपियर होने के बाद जियान ध्यान लगाता है इस इन्फॉर्मेशन पे। वो कहता है 4 fingers ऑफ द स्काई, 1 finger summons द हेवंस, 2 fingers shatters द डोम। डैमेज लगता है फ्लो में ज्यादा इंग्लिश निकल गई। बारी आती है 3rd फिंगर की, तो इस 3 फिंगर अटैक से बड़े बड़े पहाड़ों और नदियों को चीरा जा सकता था। वहीं पे 4 फिंगर ये तो आसमान को ही फाड़ सकती है। फिर बारी आती है 3 फिस्ट ऑफ फॉर्चून की, जिसमें पहला पंच यानी कि फिस्ट एक पहाड़ को हिला सकता है और 2 पंचेस से जमीन कांप जाती है। वहीं पे अगर बात करें 3 पंचेस की तो ये तो आसमान को ही बांट सकते हैं। कुछ ऐसे जियान के शब्द गूंजे थे इस चेम्बर में। समय कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है, पलक झपकते 10 दिन निकल जाते हैं। इस समय के दौरान जियान ने 1 फिंगर और 1 पंच टेक्निक को अच्छे से ग्रास्प किया था। उसने सोचा नहीं था कि इन्हें सीखने में उसे इतनी कठिनाइयों का सामना करना होगा, लेकिन क्योंकि इन टेक्निक से खुद फेरी मून ने जियान को पास किया था, उनकी पावर के ऊपर शक नहीं किया जा सकता था। ये समय आने पे एक 3 स्टार दोशियान का सामना करने के लिए काफी होती है। लेकिन जियान ने बस बेसिक चीजें ही समझी हो तभी ये उसके लिए काफी शानदार प्रोग्रेस होती है। जियान कहता है बस थोड़ा सा और। वो जस्ट 2 फिंगर्स टेक्निक को सीखने वाला होता है तभी उसे एक और चीज याद आई थी। वो कहते हैं अपने एंसेस्टर को कैसे भूल सकता हूँ, खासकर क्योंकि चीजें पहले ही तैयार हो चुकी है। मुझे पिल को रिफाइन करना होगा। वो जानता था कि अगर उसके एंसेस्टर शाहजवान नहीं होते जिन्होंने दुखी कॉन्टिनेंट में उसकी इतनी हेल्प करी थी तो आज शायद जिंदा नहीं होता। गोल्डन रैकिंग के हिसाब से जियान को अपने एंसेस्टर को रिवाइव करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। इनमें से पहली होती है ब्लड शेपिंग पिल, दूसरा होता है एक 7th ग्रेड के एम्पर रैंक मैजिकल बीस्ट का कोर और तीसरा होता है एक दूधी पावर हाउस का ढांचा, मतलब उसकी हड्डियों का ढांचा। आखिर में उसे जरूरत होती है सोल फ्रैगमेंट की, जिसे दोबारा जिंदा किया जा रहा है। जियान के पास पहली 5 एलिमेंट बीस्ट का ब्लड था और उसके पास हड्डियों का ढांचा होता है स्मिंग सेट के मेंबर का। लेकिन ब्लड शेपिंग पिल एक 3rd ग्रेड की पिल होती है जिसे जियान अभी रिफाइन नहीं कर सकता था। वो इस ब्लड शेपिंग पिल के बदले में सोल रिजुविनेटिंग पिल को चुनता है। हालांकि इसका प्रभाव थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन अगर उसमें उस मैजिकल बीस्ट एसेंस को भी ऐड कर दिया जाए तो एंसेस्टर को रिवाइव करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अपने आईब्रोज के बीच में 2 उंगलियां लगा के जियान फील करता है कि एंसेस्टर शाओजुआन का वो सोल फ्रैगमेंट जिसे उसने अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में ध्यान से रखा है वो भी पूरी तरीके से मिटा नहीं है। शायद एंसेस्टर का सोल फ्रैगमेंट भी दोबारा से जिंदा होने की उम्मीद में बैठा है। एक गहरी सांस लेने के बाद जियान निकालता है उन 3 इंग्रेडिएंट्स को। ये होता है गेलविन ट्रेजर फ्रूट, गोल्डन रैकिंग के द्वारा दी गई कैंगलंग ड्यू और हेवली किंग जिनशेंग जिसे उसे टियानशन ने दिया था। खैर हम सारी चीजों को डिस्कस नहीं करते हैं और सीन ले जाते हैं सीधा रिफाइनमेंट पे। बिना हेजिटेशन के जियान अपनी एम्पर फ्लेम को बुलाता है। फिर जियान आगे इशारा करके बोलता है ब्लैक डेविल। जुश बैंग की आवाज के साथ वो बड़ा सा काले रंग का कर्टन जमीन पर गिरता है। ये था वही ब्लैक डेविल कर्टन। सबसे पहली प्रोसेस होती है इसे गर्म करने की। उसकी उंगली के इशारे पे एम्पर फ्लेम कर्टन के अंदर गई थी। वैंगोम की आवाजों के साथ कर्टन के अंदर का तापमान बढ़ने लगता है। ये सोल रिजुविनेटिंग पिल भी एक पीक 2nd ग्रेड की एम्पर रैंक पिल होती है। सोल डिवाइनिंग टेलिस्मैन के अंदर गोल्डन रैकिंग और सोल ईटर लॉर्ड भी इस पूरे सीन को देख रहे थे। स्पेशली गोल्डन रैकिंग को जियान की रिफाइनमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पता भी होता है। वहीं पे सोल ईटर लॉर्ड बोलते हैं इतनी कम उम्र में एल्केमी के एम्पर पीक 2nd ग्रेड तक पहुंचना, मुझे लगता है फ्यूचर में इसका स्टेटस कम नहीं होने वाला। हालांकि घोस्ट वर्ल्ड के अंदर सोल ईटर लॉर्ड का दबदबा था, तब भी हाई लेवल के एल्केमिस्ट की हेल्प ये ऑलमोस्ट सारे एक्सपर्ट्स को पड़ती है। इस तारीख को स्वीकार करने में गोल्डन रैकिंग बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते हैं। चलो हम बाहरी दुनिया में लौटते हैं। ऑल्दो पिल रिफाइनिंग काफी लंबी खींचने वाली थी, लेकिन तब भी हम इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताते हैं। रिफाइनमेंट प्रोसेस शुरू होती है। जियान सबसे पहले बाहर निकालता है गेलविन ट्रेजर फ्रूट को। इसे एक शानदार से वुडन बॉक्स में रखा गया था जिसे उसे दिया होता है चिंगशिन ने। जैसे उस डब्बे का ढक्कन खुला था उसके अंदर से बाहर आती है टेरिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी। वो बिना हेजिटेशन के से डाल देता है डेविल कर्टन के अंदर। सुनाई दी थी क्रैश की आवाज, क्योंकि कर्टन के अंदर जाने के बाद जैसे ही एम्पर फ्लेम ने उस गेलविन फ्रूट के ऊपर झपट्टा मारा था, वो गेलविन ट्रेजर फ्रूट अपने आप को एक पावरफुल बैरियर से बचाने लगता है। यहाँ से गेलविन फ्रूट और जियान की एम्पर फ्लेम के बीच की खींचतानी शुरू होती है। गेलविन ट्रेजर फ्रूट को इतना कीमती खजाना ऐसे नहीं कहा जाता, इसे रिफाइन करने
में जियान के पसीने छूट जाते हैं। वो साय करके बोलते हैं एम्पर फ्लेम और होली फ्लेम एक दूसरे का विरोध करते हैं। अफसोस की बात है कि होली फ्लेम को हासिल करे हुए जियान को इतना समय नहीं हुआ होता जितना समय उसने हेवली फ्लेम के साथ गुजारा होता है, इसलिए वो इस्तेमाल कर रहा था हेवली फ्लेम्स का। आखिरकार अगर होली फ्लेम को यूज करते समय उसने कोई गलती कर दी, प्रिंसेस शाओजॉन को रिवाइव करने में जियान की बैंड बच जाएगी। आखिरकार इन जड़ी बूटियों को हासिल करना बहुत टेढ़ी खीर होती है। जो काम होली फ्लेम से बस 1 महीने में हो जाना चाहिए था, उसे अब हेवली फ्लेम की वजह से 3 महीने लगेंगे। वो आंखों में डिटर्मिनेशन को लेके बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं चलने वाला, सिर्फ आधे साल में से कंपटीशन शुरू होने वाला है, ये रिफाइनमेंट जल्दी खत्म करनी होगी। बिना हेजिटेशन के जियान हेवली किंग जिनशेंग को अपने ब्लैक डेविल कल्डन के अंदर भेज देता है। दोनों को साथ में रिफाइन करने की वजह से अब जियान का एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ गया था। फ्लेम्स और भी ब्राइट हो चुकी होती है। अच्छी बात है कि उसके पास होती है एक पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जिससे वो दोनों इंग्रेडिएंट्स को साथ में रिफाइन कर पाता है। जब सोलिटर लॉर्ड सोलिटर टेलिस्मैन के अंदर से ऐसे सीन को देखते हैं, लगता है वो काफी इंप्रेस हो गए थे। सोलिटर लॉर्ड कहते हैं लड़का सच में साहसी है। मैंने अपनी जिंदगी में कई एल्केमिस्ट देखे हैं, लेकिन वो सभी इंग्रेडिएंट्स को खराब होने के डर से उन्हें 1 बाय 1 रिफाइन करते हैं, लेकिन लड़का तो एक साथ रिफाइन कर रहा है। सोलिटर लॉर्ड की बात को सुन के गोल्डन डैकिंग भी तेजी से हंसने लगे थे। अच्छी बात है कि सोलिटर टेलिस्मैन के अंदर का स्पेस अलग ही डायमेंशन में होता है, इसमें से आवाज बाहर नहीं आती। जब चीजें इस तरीके से आगे बढ़ती हैं, 3 महीने मालूम नहीं पड़ते। इन पिछले 3 महीनों में स्वान सेंटियर में कुछ खास नहीं हुआ होता। ऑफ कोर्स इनमें से एक बड़ी खबर भी थी, जो होती है ज्वाले रॉयल फैमिली के पुराने किंग जुआनशिन की अचानक से मौत। हालांकि इस मैटर को लोग काफी शक की निगाहों से देख रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली रॉयल फैमिली का अंदरूनी मामला था, वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन सबके दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ होती है, जुआनशिन था ज्वाले रॉयल फैमिली के एक पावरफुल दोशियान एक्सपर्ट। उसके जाने के बाद ज्वाले रॉयल फैमिली डेफिनेटली कमजोर हो गई है। हम लौटते हैं उस चेम्बर के अंदर जहाँ जियान रिफाइनिंग प्रोसेस में लगा होता है। वो अब भी उसी क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठा होता है और उसकी दोनों हथेलियों में से आ रही होती है चकाचौंध करने वाली रोशनियां। वेल एक्चुअली में ये फ्लेम्स थी जो कंटिन्यूअसली ब्लैक डेविल कल्डन के अंदर जाती है। अब ये कल्डन के अंदर गेल लिविंग ट्रेजर फ्रूट और हेवली किंग जिनशेंग बड़े बदलाव से गुजर चुके थे। शुरुआत में ये पत्थर की तरह हार्ड होते हैं, जैसे हम हिंदी बोलते हैं सख्त, बट अब इनके ऊपर कई क्रैक्स दिखाई दे रहे थे। ये क्रैक समय के साथ और बढ़ते हैं। एक टाइम पे जियान की आंखें खुलती हैं और एक हल्की आवाज में कहता है 3 महीने गुजर गए, मुझे लगता है काफी होगा। ये कह के अपनी फ्लेम की पावर को और बढ़ाता है। अचानक से कल्डन के अंदर से क्रैक 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 की और आवाजें बाहर आने लगी थी। फिर उन जड़ी बूटियों की जो बाहरी सतह होती है वो पूरी तरीके से बिखर जाती है। सबसे पहले वो विंड गेल ट्रेजर फ्रूट एक लाल रंग के पदार्थ में बदल गया था। इसमें से एक ओवरवेलमिंग एनर्जी बाहर आ रही होती है जो जियान की सोल की ऊपर भी प्रभाव डाल रही थी। दूसरा होता है हेवली किंग जिनशेंग जो एक मिल्की व्हाइट सब्सटेंस में बदल चुका था। ये दोनों ही चीजें कल्डन के अंदर चुपचाप फ्लोट करती रहती हैं। बारी आई थी कैंगलोंग ड्यू को इंट्रोड्यूस करने की, जैसे इन दोनों के बीच का जो विरोध है उसे खत्म किया जा सके। ये सोच के जियान अपनी स्टोरिंग से उस कैंगलोंग ड्यू की बोतल को बाहर निकालता है। अपनी उंगली को फ्लिक करके उस पूरी जेड बोतल को ही कल्डन के अंदर भेज देता है। अंदर तापमान इतना भयंकर था कि वो फ्लेम्स कैंगलोंग ड्यू की बोतल को तुरंत जला के राख कर देती है। फिर वो राख भी नहीं बचती, सुनाई देती कुछ सिजल सिजल की आवाजें। मैं अंदर से एक प्लेटिनम गोल्ड लिक्विड दिखाई दिया था। इसे देख के जियान की भौं सिकुड़ जाती है। वो कहता है तो ये कैंगलोंग ड्यू है, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। लिली उसने इस चीज के बारे में पढ़ा होता है, लेकिन बिना हेजिटेशन के फॉर्मूला के हिसाब से आगे बढ़ता है। वो हैंड सील को चेंज करके अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एक तरीके से बहाने वाला था, तभी उसके कानों में एक बूम की साउंड जाती है। कल्डन के अंदर गेल विंड ट्रेजर फ्रूट और हेवली किंग जिनशेंग के लिक्विड एक दूसरे से टकराए थे। ये आवाज होती है इनकी एनर्जी की टकरावट से। कल्डन के अंदर की हालत को महसूस करके जियान कहता है डैम इट, उस कैंगलोंग ड्यू के होते हुए ये दोनों एक दूसरे से कैसे टकरा रहे हैं, इन्हें ऐसे एक दूसरे को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कल्डन के अंदर चीजें काफी ज्यादा वायलेंट हो गई थी। हम कई पावरफुल रिपल्स को फैलते हुए देखते हैं। ये देख के जियान की आंखों में एक पैनापन आता है। हम्प करके बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने आज से पहले तूफानों का सामना नहीं किया, क्योंकि तुम मेरे द्वारा रिफाइन करे गए हो, तुम्हारा मेरे कंट्रोल में रहना ही अच्छा है। ये कहते जियान के आईब्रोज के बीच में से एक इंटेंस स्पिरिचुअल वेव इरप्ट होती है। इसने पूरे चेम्बर को ऐसे ढका था, हवा का छोटा सा पार्टिकल भी जियान की नजरों में होता है। फिर ये सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जाती है ब्लैक डेविल कल्डन के अंदर। जूश की साउंड के साथ वो दोनों एनर्जीज जो एक दूसरे को रेजिस्ट कर रही थी, उन्हें अपना सर झुकाना पड़ा था। ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं होता, बट हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उन दोनों पदार्थों को शांत होते हुए देख जियान कहते चलो फ्यूजन प्रोसेस शुरू करी जाए, और उसे सफलता अपनी पहुंच में लग रही होती है। जियान अपने दोनों हाथों को साथ में लेके आता है और कल्डन के अंदर भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उन दोनों लिक्विड्स को पास में लेके आने लगी थी। गरगल गरगल की आवाजों के साथ ये दोनों लिक्विड्स एक दूसरे से मिलते हैं, बट तभी इनमें कुछ बबल्स बनते हैं। ये देख के जियान खुश हो गया था। इन दोनों लिक्विड्स की फ्यूजन प्रोसेस चलती रहती है काफी समय तक। बात थी एक सर्टेन पॉइंट
ऑफ टाइम की अभी फैंक्शन पवेलियन बिल्कुल शांत होता है। लोग लगे होते हैं अपनी कल्टीवेशन में, बट इसी समय सबके कान में एक बूम की आवाज जाती है। जब सब ऊपर देखते हैं, इन्हें दिखाई देते हैं थंडर क्लाउड्स। ये बादल न जाने कहां से आए होते हैं। पवेलियन मास्टर फेंटियन जो कि अपने कमरे में मौजूद थे, वो खिड़की से बाहर देखते हुए बोलते हैं क्या हो रहा है। येंची को रेस्क्यू करने के बाद उन्होंने पवेलियन के किसी मामले में इंटरफेयर नहीं किया था। वो शांति से अपनी जिंदगी बिताने पे फोकस करते हैं। सीन जब थोड़ा पीछे जाता है, हमें मालूम पड़ता है कि अभी पवेलियन मास्टर येंची के साथ थे। आसमान से डेंजरस फ्लक्चुएशंस को सेंस करके येंची वहीं से कोड के बोलते हैं, लगता है कोई हाई ग्रेड की मेडिसिन को रिफाइन कर रहा है, वरना ऐसे थंडर क्लाउड्स बिल्कुल नहीं बनते। क्या ये वो बुड्ढे कर रहे हैं? हाउएवर इसके बारे में थोड़ा और सोच के येंची इस विचार को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते थे ऐसी एडवांस पिल को बुड्ढे भी रिफाइन नहीं कर सकते। और लगता है वो सही सोच रहे थे, क्योंकि फेंटियन अपने सर को हिला के बोलते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता। हमारे अल्केमी पवेलियन के दोनों एल्डर्स वो जरूरी चीजों को इकट्ठा करने के लिए गए हैं, और बच्चे हुए जो स्किल्ड एल्केमिस्ट हैं वो उस लेवल की पिल को रिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये सुन के येंची का एक्सप्रेशन थोड़ा डार्क हो जाता है। वो कहते हैं तो ये कौन हो सकता है? क्या हमारे बर्न एसेंस पवेलियन में और कोई गुस्सा आया है? फेंटियन की नजर थंडर क्लाउड्स पर टिकी हुई थी। उनके चेहरे पे जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। वो कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता है ये उस लड़के का किया कराया है। ये शब्द येंची को पचे नहीं थे। वो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? इन बादलों की जैसी इंटेंसिटी है, रिफाइन होने वाली पिल कम से कम सेकंड ग्रेड एम्पर रैंक की होगी। माना कि वो लड़का काफी टैलेंटेड है, लेकिन ऐसा करना उसके बस की बात नहीं होनी चाहिए। वो लड़का येंची से पहले कुछ और बोल पाते। उनकी नजरें गई थी दो फिगर्स के पीछे। उनमें से एक फिगर के पीठ पे होती बड़ी सी रूलर और दूसरे को सिल्वर लाइटनिंग ने ढक रखा था। सीन जाता है जियान के पास। बर्नी इंसेंस पवेलियन के आसमान में फ्लोट कर रहा है जियान काफी ज्यादा एंटिसिपेशन से भरा लगता है। वो कहता है मैंने सोचा नहीं था कि अर्थ प्रोफाउंड लाइटनिंग मुझे दोबारा देखेगी। वो कहता है गोल्डन डीमन पपेट या उसे डिवावर करो। जियान की कमांड को सुन के गोल्डन डीमन पपेट ने समय बर्बाद नहीं किया था। ज़ुश बूम की आवाज के साथ वो सीधा ऊपर की तरफ शूट हुआ था। हवा में जहाँ पे उसके पैर रखे गए होते हैं उस जगह पे बड़ा सा स्पेस क्रैक बन गया था। इसी के साथ आसमान में गूंजती कई बूमिंग साउंड्स। बस लोगों के लिए इंटरेस्टिंग चीज ये थी, जैसे जैसे वो लाइटनिंग बोल्ट्स पपेट की बॉडी से टकरा रहे होते हैं, ये वापस नहीं जा पा रहे थे, और पपेट का हर एक अटैक और भी पावरफुल लगता है। इस सीन को सबसे करीबी से देख रहा है जियान एक बड़ी स्माइल के साथ बोलता है गोल्डन डीमन पपेट की स्ट्रेंथ पहले ही 7 स्टार दोदी के मिड स्टेज तक पहुंच चुकी है। अगर वो इस अर्थ प्रोफाउंड लाइटिंग की पूरी स्ट्रेंथ को हासिल कर लेता है, आगे उसने बोलना बंद कर दिया था। जितने डरावने थंडर क्लाउड्स होते हैं उनका सामना डीमन पपेट उतनी शानदार तरीके से कर रहा होता है। इसने सिर्फ पूरे फैशन पवेलियन को ही नहीं चौंकाया होता, बल्कि येंची और फेंटियन भी अपनी नजरों को आसमान से हटा नहीं पा रहे थे। येंची टिस्क टिस्क करके बोलते हैं लगता है हमारे फैशन पवेलियन ने इस बार एक मॉन्स्टर को जन्म दिया है। मुझे लगता है लड़का ये तुम्हारे पिछले डिसाइपल से भी ज्यादा मॉन्स्टरस है, और पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस एक्ट कॉम्पिटिशन में ये एक बड़ा बदलाव करेगा। इसे फेंटियन भी नोट करते हैं। वो भी इसे एग्री करते थे, खासकर उन्हें अर्थ प्रोफाउंड लाइटनिंग की पावर अच्छे से पता होती है। एक बार फैशन पवेलियन के टॉप एल्केमिस्ट ने कुछ इस तरीके से ट्रिबुलेशन को बुलाया था। तब उन दोनों एल्केमिस्ट की जान बचाने के लिए फेंटियन को खुद सामने आना पड़ा था। वो कहते हैं पीक सेकंड ग्रेड की मेडिसिन पिल, और इस बच्चे का पपेट भी सिंपल नहीं है। जान को देख के फेंटियन की आंखें जैसे फ्लेकर हो रही थी। लगता है उनके दिमाग में कई आइडियाज चल रहे हैं। वो हल्की आवाज में कहते हैं ज़्वाले रॉयल फैमिली और हमारे बीच में गहरी दुश्मनी है। हर एक कंपटीशन में हमारे बहुत सारे डिसाइपल्स उनके हाथों से मारे जाते हैं। लगता है इस बार उसको उनके बदले का समय आ गया है। वैसे भी सैड कंपटीशन हमेशा से बड़ी बड़ी कठिनाइयों से भरा रहा है। इसमें जान का जाना बहुत नॉर्मल है। पवेलियन मास्टर फेंटियन को जो खबरें मिली होती हैं उनके हिसाब से हर एक सैड कंपटीशन में ज़्वाले रॉयल फैमिली अपने डिसाइपल्स को टास्क देती थी, और वो टास्क होता है फैशन पवेलियन के डिसाइपल्स का शिकार करने का। वो कहते हैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार जियान इस चलते आ रहे गेम को बदल पाएगा। ऑल्दो सैड कंपटीशन का इनाम खतरनाक होता है, लेकिन कंपटीशन में होने वाली ब्रूटल बैटल्स एक टैलेंटेड डिसाइपल्स की जान लेती हैं। और पिछले बहुत समय से रिकॉर्ड बना आ रहा है इस वन सेंटियन के सारे सैक्स में से सबसे ज्यादा नुकसान फैशन पवेलियन का होता है। सीन थोड़ा शिफ्ट हुआ था। ये होता है बर्नी एसेंस पवेलियन का एल्केमी हॉल। एल्केमी हॉल के बाहर खड़ी होती लैंग फुई और जिसके चेहरे पे शॉक्ड एक्सप्रेशन था। सबसे पहले जब उसने आसमान की उन बिजलियों को देखा था वो तभी सरप्राइज हो गई थी, लेकिन जब वो देखती है जियान के फिगर को वो काफी लंबे समय तक रिकवर नहीं हो पाते। एज एल्केमिस्ट उसे पता होता है कि इस फिनोमेना को क्रिएट करना इसके लिए कैसी मेडिसिन को रिफाइन किया जाता है। ऊपर के सीन को देख के साफ था कि जियान ने कम से कम पीक सेकंड ग्रेड एम्पर टियर की मेडिसिन को रिफाइन किया होगा। ऑफ कोर्स वो पहले अपने आप को काफी ज्यादा टैलेंटेड समझती थी, लेकिन जियान के साथ समय गुजारने के बाद वो समझ गई थी इस दुनिया में हमेशा कोई न कोई ऐसा जरूर होता है जिसके पास हमारे घमंड को तोड़ने की काबिलियत होती है। लैंग फुई अपने दोनों हाथों को क्लेंच करके बोलती है ये लड़का, इसके बारे में क्या कहा जाए। सिर्फ इसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि देखते देखते उसकी एल्केमी
एल्केमी स्किल्स भी एल्केमी हॉल के उन दोनों बुड्ढों के करीब आती आ रही है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिला रही है वो ये है कि लाइटनिंग, जो कि सारे एल्केमिस्ट की जान की दुश्मन है, वो इस लड़के के लिए बस खिलौना बन के रह गई है। इसका काम इसके पपेट को टेम्पर करने का है। लैंग फुई अपने सर को हिला के बोलती, नहीं नहीं, मुझे और भी मेहनत करनी चाहिए, मैं ऐसे इतना पीछे नहीं रह सकती। ये कह के वो चली गई होती एल्केमी रूम में और जियान अब भी आसमान में दोनों हाथों को पीछे करके खड़ा होता है। वो लाइटिंग बोल्ट्स बूम बूम की आवाजों के साथ अभी टकरा रहे होते हैं डीमन पपेट से। ऐसा होने पर पपेट की बॉडी की वो गोल्डन लाइंस और भी चमकीली होती जाती हैं। जियान नहीं जानता था कि इन गोल्डन पैटर्न्स का असली मतलब क्या है, लेकिन क्योंकि इन्हें बनाया होता है गोल्डन डैकिंग ने, इसका मतलब ये है कि इनके पीछे कोई न कोई ऐसा सीक्रेट है जिनका जियान के लिए जानना बाकी है। और एक थंडरबोल्ट को ऑब्जर्व करने के साथ गोल्डन की स्ट्रेंथ बढ़ती है। हालांकि जियान को एग्जैक्ट लिमिट के बारे में पता नहीं होता, लेकिन इस पूरी लाइटिंग को ऑब्जर्व करने के बाद पपेट की स्ट्रेंथ एक 8 दोदी के लेवल तक पहुंच जानी चाहिए। आसमान में डीमन पपेट और लाइटिंग बोल्ट्स की फाइट करीब 1 मिनट तक और चलती है। फिर जियान नोटिस करता है पपेट की बॉडी के ऊपर कुछ क्रैक्स को। वो फटाक से आगे शूट होकर बोलता है, पपेट वापस आओ। वो जानता था कि अब डीमन पपेट अपनी लिमिट्स तक पहुंच गया है। अगर वो उसे और भी पुश करता है तो गोल्डन डीमन पपेट का फटना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जूश की आवाज के साथ पपेट ने बिना हेजिटेशन के खुद को जियान की तरफ शूट किया था, लेकिन उसका पीछा कर रहा होता है एक मोटा सा थंडरबोल्ट। इसका साइज 100 मीटर का होगा। इस टेरिफाइंग फोर्स को देख के जियान वैसे हल्के में नहीं लेता। वो निकालता है अपनी रूलर को। टेक्निक का नाम था हेवनली इम्प्रिजनमेंट रूलर। दोनों हाथों से रूलर को पकड़ के उसका ऑरा राइज होता है। फिर उसे नीचे की तरफ हैक किया जाता है। अगले पल बूम 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 की 3 आवाजें पूरे फंक्शन पवेलियन में गूंजती हैं। लेकिन जियान के इस पावरफुल अटैक ने उस डरावने थंडरबोल्ट को 2 हिस्सों में बांट दिया होता है। फिर वो लाइटिंग हवा में मिल जाती है और क्योंकि डीमन पपेट बादलों की ज्यादा बिजलियों को ऑब्जर्व कर चुका था, इस आखिरी अटैक के डिस्ट्रॉय होने के बाद थंडरक्लाउड्स खुद ही वापस जाने लगे थे। ये फील करके जियान पीछे मुड़ता है। डीमन पपेट से उस खतरे को महसूस करके जियान कहता है, लेट्स से 7 स्टार दो एम्परर। ये एक अच्छा रिजल्ट है। वो जस्ट आगे बढ़ के अपने हाथ से पपेट को सहलाने वाला होता है। तभी 2 क्लैंक क्लैंक की आवाज के साथ हम कर्डन के ढक्कन को ढीला होते हुए देखते हैं। एक बार फिर से बड़ी क्लैंक की आवाज सुनाई दी थी। कर्डन के अंदर की मेडिसिन पे ढक्कन को खुल के बाहर आ गई होती है। ये स्पेस को चीर के भागने की कोशिश करती है, लेकिन जियान ऐसा कैसे होने दे सकता था। वो अपनी हथेली को आगे बढ़ा के बोलता है, तुम्हें रिफाइन करने में मुझे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, मैं आखिर तुम्हें जाने का मौका कैसे दे सकता हूँ। उसकी हथेली से बाहर आई होती एक सक्शन फोर्स जो मेडिसिन पिल को उसके पास खींच लेती है। ये एक ग्रे मेडिसिन पिल थी। जैंडी में पपेट और मेडिसिन पिल को स्टोरेज रिंग में रखने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है। हम उसे लौटते हुए देखते हैं अपने रूम में। बस वो नहीं जानता था कि उसने फंक्शन पवेलियन में कितना बड़ा हड़कंप मचा दिया है। स्पेशली डिसेबल्स के लिए ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। एक लड़की बोलती, क्या मैं सपना देख रही हूँ? आसमान में वो फिगर, क्या वो ह्यूमन पैलेस के सीनियर ब्रदर जियान नहीं थे? पास में खड़ा लड़का बोलता है, हाँ, इस लेवल की ट्रिबुलेशन जिसे बस देखने से मेरी रूह कांप रही थी, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। सीनियर ब्रदर जियान बस कल्टीवेशन में टैलेंटेड नहीं है, उनकी एल्केमी स्किल्स और भी ज्यादा खतरनाक है। बर्निंग इंसेंस पवेलियन के जो हाई रैंकिंग मेंबर्स होते हैं, यह बात हो रही है एल्डर्स की, वो भी गायब होते जियान को देख के स्माइल करते हैं। एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं, लगता है आने वाले सैक कॉम्पिटिशन में हमारी सैक की टीम का लीडर कौन होगा अब ये डिसाइड हो गया है। ऑफ कोर्स ये सब क्या सोच रहे होते हैं जियान को फर्क नहीं पड़ता था। वो बस फोकस करता है एक चीज पे, जो होता है अपने एंसेस्टर शाओजोन को रिवाइव करना। अपने शांत कमरे में लौटने के बाद जियान स्टोरेज रिंग से फिर से उस ग्रे पिल को बाहर निकालता है। जब वो पाता है कि उस मेडिसिन पिल के साथ कुछ भी गलत नहीं है, उसके एक इशारे पे स्टोरेज रिंग से एक और चीज बाहर आई थी। ये होती उस मिंग सेक डिसेबल की बॉडी जिसे जियान एंसेस्टर शाओजोन के लिए रिफाइन करने वाला था। ऑफ कोर्स जियान के पास वो डोंगजोन की बॉडी भी होती है, क्योंकि एक जेन्युइन दोशियान था, लेकिन ये एंसेस्टर शाओजोन के लिए कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाने वाली थी। ये बस जियान की परेशानी और बढ़ाती, क्योंकि दोशियान की बॉडी को रिफाइन करना आखिर आसान कैसे हो सकता है। इस वजह से बस दोशियान लेवल की बॉडी का गोल्डन डैकिंग को रिवाइव करने में इस्तेमाल करने वाला था। आखिरकार जब वो रिजरेक्ट होंगे तो उनकी स्ट्रेंथ दोशियान लेवल से ऊपर होगी। वहीं पे उसके एंसेस्टर शाओजोन अपनी लाइफ में दोशियान तक कभी पहुंचे ही नहीं थे। वो एक्चुअली में दोदी में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए थे। इस वजह से उनके लिए एक दोदी लेवल की बॉडी मोर देन सफिशिएंट होगी। बस इतना सोचने के बाद जियान अपनी हथेली को घुमाता है। जैसे वो इसे ऊपर करता है, जमीन पे पड़ी डेड बॉडी हवा में उठ जाती है। इस बॉडी को अच्छे से रिफाइन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितनी अच्छी इस बॉडी की क्वालिटी होगी तो उसके एंसेस्टर के लिए कल्टीवेट करना उतना ही आसान होगा। अच्छी बात है कि वो पहली सोल नरिशिंग पिल को रिफाइन कर चुका है और साथ में उसके पास होता है 5 एलिमेंट बीज का एसेंस। ये सब उसके एंसेस्टर को सक्सेसफुली दूधी ग्लास में ब्रेक थ्रू करने में मदद करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि रिजरेक्ट होने के बाद वो दूधी ग्लास में बहुत तेजी से ब्रेक थ्रू कर पाए। ऑफ कोर्स इसकी भी लिमिट थी, और वो लिमिट थी 6 स्टार दूधी की, जो लेवल होता है मिंग सेक के डिसेबल का। अपने दिमाग को शांत करने के बाद
जियान रिफाइनमेंट प्रोसेस को शुरू करता है। वैसे टास्क रिलेटिवली सिंपल था, उसे बस कुछ जरूरी कदम लेने थे। दोनों हाथों में डांस करती हुई मिल्की व्हाइट फ्लेम, फिर उसकी वो 200 उंगलियां आगे की तरफ बढ़ती हैं। फ्लेम बहुत ध्यान से उस डेड बॉडी से लिपटने लगती है। वो बर्फ जिसमें उस डेड बॉडी को रखा गया था, हम उसे तुरंत ही धुएं बदलते हुए देखते हैं। जियान कहते हैं भले ही बंदा मर चुका हो, मुझे तब भी इसकी सोल पावर को पूरी तरीके से रिफाइन करना होगा, क्योंकि अगर उसकी रेमिनेंट सोल रह जाती है तो एंसेस्टर को रिजरेक्ट करते समय वो एक बड़ी बाधा बन सकती है। इस डिसीजन के साथ जियान की बॉडी में से फिर से वो सोल पावर इरप्ट हुई थी। वो फ्लेम में सोल पावर को मिला के उस डेड बॉडी को अच्छे से चेक करता है। करीब 7-8 मिनट्स के बाद हम जियान के चेहरे पे रिलीफ से भरे एक्सप्रेशन को आते हुए देखते हैं। जियान कहते लगता है फालतू में चिंता कर रहा था, चलो उन एम्पर बोन्स का यूज किया जाए। ये सोच के वो निकालता है कुछ हड्डियों को बाहर। भले हड्डियां बहुत पुरानी लग रही हो, लेकिन इनके अंदर एक अलग ही चमक मौजूद होती है। इन्हें देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। उसने इन बोन्स को इस दोदी कॉन्टिनेंट में आने के बाद यूरू के साथ उन ड्रीम्स में हासिल किया था। वो इन एंशिएंट बोन्स का इस्तेमाल करके इस रिफाइन होने वाली बॉडी के पोटेंशियल को बढ़ना चाहता था। आगे की प्रोसेस में शामिल होते हैं फिर से होली फ्लेम का यूज, फिर एंड में कुछ टेक्निक्स परफॉर्म करी जाती हैं। ऐसा करने पे वो हड्डियां उस मिंगसेक के डिसेबल की डेड बॉडी से मिल गई थी। फिर बारी आई थी 5 एलिमेंट बीस के ब्लड एसेंस को उस रिफाइन होने वाली बॉडी से मिलाने की। ये प्रोसेस आसान नहीं रहती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जियान पहले दुखी कॉन्टिनेंट में ऐसे सिमिलर प्रोसेस को जान चुका था। जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है, उस मिंगसेक डिसेबल की बॉडी जो कि रिफाइन हो रही होती है, अब वो एक एक्स्ट्रा दूधी की सोल को भी रख सकती थी। ये नजारा होता है काफी समय के बाद का। हम जियान को अपनी आईब्राउज से एंसेस्टर शाओजुआन के सोल इम्प्रिंट को बाहर निकालते हुए देखते हैं। ये लाइफ इम्प्रिंट था जिसमें एंसेस्टर शाओजुआन का पूरा वजूद मौजूद होता है। इस रिजरेक्शन में बस सोल पावर की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरत होती है ब्लड एसेंस और सोल शेपिंग पिल की। वो एंसेस्टर शाओजुआन को रिवाइव करने के बारे में सोच के काफी एक्साइटेड हो ही रहा था। तभी जियान कहते ये तो एंसेस्टर शाओजुआन का बस सोल इम्प्रिंट है, मैं इसे मेडिसिन पिल कैसे खिलाऊं। अब तक उसने पूरी सोल बॉडीज के साथ काम किया होता है। ये पहली बार था जब एक बहुत छोटे से सोल इम्प्रिंट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हो। जियान काफी सोचने के बाद बोलता है कोई बात नहीं, हम पहले ट्राई करते हैं। एक हाथ में उस मेडिसिन पिल को लेता है और दूसरे हाथ में था वो सोल इम्प्रिंट। फिर वो अपनी स्पिरिचुअल साइंस का इस्तेमाल करके 5 एलिमेंट बीस के बचे हुए ब्लड को उस ग्रे मेडिसिन पिल से रैप कर देता है। बारी आई थी दोनों चीजों को पास लाने की। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद हम जियान को उस मेडिसिन पिल और सोल इम्प्रिंट को एक दूसरे की तरफ बढ़ाते हुए देखते हैं। इस पल मेडिसिन पिल और सोल इम्प्रिंट के बीच में कांटेक्ट हुआ था। इनके बीच में से एक शॉकवेव फैलती है। ये होती एक एनर्जी शॉकवेव। फिर एक क्रीक की आवाज के साथ हम उस मेडिसिन पिल को सोल इम्प्रिंट से दूर जाते हुए देखते हैं। ये देखिए जियान चौंक क्या होता है। पूरी प्रक्रिया इतनी तेज हुई थी कि वो रिएक्ट नहीं कर पाया था। वो सोल इम्प्रिंट जो कि मेडिसिन पिल के पास जाके ग्लो कर रहा था, वो एक बार फिर से डिम हो गया होता है। अभी जियान के एक्सप्रेशन डार्क हो चुके होते हैं। जियान कहता है क्या मैं फेल हो गया? भाई वो फेल हुआ या नहीं ये तो डिस्कस करने वाली बात है, और चलो हम उसके बारे में बातचीत कर रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली गोल्डन ड्रैगन एक्शन लेंगे और रिवाइव हो रहे होंगे एंसेस्टर शाओजुआन। फिर हमें मालूम पड़ेगा कि दूधी क्लैन की ब्लड लाइन आखिर कैसे कैसे मोड़ ले चुकी है। सो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे चैनल की मेंबरशिप्स लगातार चल रही है। अगर आप रिलीज होने वाली वीडियोस को पहले देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उसका हिस्सा बन सकते हो, जहां सारे मेंबर्स को नेक्स्ट डे वाला वीडियो शाम को देखने को मिलता है। वहीं पे इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर वाले मेंबर्स वो रहते हैं 2 एपिसोड्स आगे। मेंबरशिप प्रोग्राम को आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ज्वाइन का बटन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। इसी के साथ हम इस एपिसोड को ही एंड करते हैं। सो स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।